अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सबक नंबर 5 जिसका नाम था आजमाइश, और वो एक ड्रामा था। लेकिन आज जो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं वो है आप बीती। आप बीती में सैयद आबिद हुसैन ने चैप्टर दिया है चोरी और उसका कफ़ारा, और वो चैप्टर गांधी जी को लेकर है। तो पहले इससे गांधी जी का वो चैप्टर हम पढ़ें। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी सवाने हयात जो सैयद आबिद हुसैन की है। सैयद आबिद हुसैन 1896 में पैदा हुए और 1978 में उनकी डेथ हुई। डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन का वतन दाईपुर ज़िला फ़र्रुखाबाद उत्तर प्रदेश था। आबिद हुसैन की पैदाइश भोपाल मध्य प्रदेश में हुई, जहां उनके दादा और वालिद मुलाजिमत करते थे। सैयद आबिद हुसैन की वालदा का ताल्लुक़ लखनऊ के एक ताल्लुक़दार घराने से था। उनका बचपन दाईपुर और लखनऊ में गुजरा। इब्तदाई तालीम गांव के स्कूल में और सानवी तालीम भोपाल में हासिल की। इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती, और सानवी तालीम जो दरमियानी तालीम थी उनकी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए पास किया और फिर आला तालीम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया और बर्लिन यूनिवर्सिटी जर्मनी में हासिल की। सैयद आबिद हुसैन ने फ़लसफ़े में डॉक्टरेट की डिग्री ली, यानी उन्होंने पीएचडी किया फ़लसफ़े में। जर्मनी से वापस आकर डॉक्टर जाकिर हुसैन और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में काम करने लगे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में काम करने के साथ साथ डॉक्टर आबिद हुसैन तसनीफ़ तालीम का काम भी करते रहे। उन्होंने सबसे पहले 1926 में एक ड्रामा पर्दा गफलत लिखा। जर्मन ज़बान की कई किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया, जिनमें गोएटे की फाउस्ट सबसे अहम है। डॉक्टर आबिद हुसैन ने महात्मा गांधी की खुद नविश्त का तर्जुमा तलाश हक़ के नाम से, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया का तर्जुमा तलाश हिंद के नाम से उर्दू में किया। उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी में भी कई किताबें लिखी, जिनमें कौमी तहज़ीब का मसला और हिंदुस्तानी मुसलमान आईना अय्याम में उर्दू अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में शाये हुई। उन्होंने उर्दू के इल्मी सरमाए में काबिल क़द्र इजाफ़े किए। वो दो मशहूर जराइद इस्लाम और असर जदीद और इस्लाम एंड दी मॉडर्न एज के बानी मुदीर भी रहे। चोरी और उसका कफ़ारा गांधी जी की आप बीती के उर्दू तर्जुमे से माखूज़ है, जो आबिद हुसैन ने किया था। खुद नविश्त का तर्जुमा तलाश हक़ के नाम से, ये तलाश हक़ में से लिया गया है चैप्टर चोरी और उसका कफ़ारा, जो गांधी जी की आप बीती के ऊपर मबनी है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है इस चैप्टर में। चोरी और उसका कफ़ारा। हाई स्कूल में जिन लड़कों से मुझसे मुख्तलिफ औक़ात में दोस्ती रही, उनमें से दो क़ल्बी दोस्त कहे जा सकते हैं। क़ल्बी यानी जो दिल के बहुत करीब होते हैं। एक से मेरी दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं रही। मैंने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसने मुझे छोड़ दिया, इस कसूर पर कि मैंने दूसरे से मेलजोल पैदा किया। इस दूसरी दोस्ती को मैं अपनी ज़िंदगी का एक अलमनाक वाक़या समझता हूँ, यानी दर्दनाक। ये बहुत दिन कायम रही। मैंने इसे इस्लाह के जोश में शुरू किया था। इस्लाह यानी अपनी भलाई के लिए। मेरा ये रफ़ीक असल में मेरे मंझले भाई का दोस्त था। ये दोनों हम सबक थे, यानी साथ पढ़ते थे। मैं उसकी कमज़ोरियों से वाकिफ़ था, मगर उसे वफ़ादार दोस्त समझता था। मेरी माँ ने, मेरे बड़े भाई ने, मेरी बीवी ने मुझे मुतनब्बा किया कि तुम्हारी सोहबत ख़राब है। बीवी की बात तो मैं शौहरी के गुरूर में कब सुनता था। मतलब मैं शौहर था तो इसलिए क्यों सुनता था, जबकि उन्होंने ख़बरदार किया था, मुतनब्बा किया था ना, ख़बरदार किया था। लेकिन मैं तो शौहर हूँ तो क्यों सुनूंगा। लेकिन माँ और बड़े भाई की राय के ख़िलाफ़ अमल करने की मुझ में हिम्मत ना थी। लेकिन माँ और बड़े भाई ने भी मना किया था, तो इसलिए उनकी राय के ख़िलाफ़ जाने का मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनकी राय के ख़िलाफ़ जाऊँ। फिर भी मैंने उनसे उज़्र माज़रत की और कहा, मैं जानता हूँ कि उसमें वो कमज़ोरियाँ हैं जो आपने बताई, मगर आपको उसकी अच्छाइयों की खबर नहीं। यानी उन्होंने माफ़ी मांगते हुए भी कहा, उज़्र माज़रत यानी किसी कसूर की या किसी कमी को सफाई के तौर पर जो बात कही जाए। ठीक है। वो मुझे गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उससे उस नीयत से मिलता हूँ कि उसकी इस्लाह करूँ। मुझे यकीन है कि अगर वो अपने एतबार दुरुस्त करे तो बड़ा अच्छा आदमी हो जाएगा, यानी अपनी आदतें अच्छी कर ले। मेरी इल्तिजा है कि आप मेरी तरफ से तरद्दुद ना करें, यानी मेरी तरफ से फ़िक्र ना करें, उलझन में ना रहें। तरद्दुद मतलब परेशानी या उलझन। उनसे उनका इत्मीनान तो नहीं हुआ, मगर उन्होंने मेरी तवज्जो मान ली। तवज्जो ही यानी मेरी बात मान ली जो मैंने उनसे कहा, और मुझे मेरी राह चलने दिया। आगे चलकर मुझे मालूम हुआ कि मेरा अंदाज़ा गलत था। जो शख्स किसी की इस्लाह करना चाहता है, वो उसके साथ शेर व शुक्र होकर नहीं रह सकता। मतलब अगर कोई किसी की इस्लाह करना चाहता है तो उसके साथ शेर व शुक्र होकर नहीं रह सकता, मीठा बन के नहीं रह सकता। सच्ची दोस्ती रूहानी इत्तेहाद का नाम है, यानी जब तक रूहें एक जैसे नहीं सोचेंगी, वैसे ही
सच्ची दोस्ती नहीं हो सकती। तो रूहें भी एक होना चाहिए, जो इस दुनिया में बहुत कम होता है, सिर्फ उन्हीं लोगों में जिनकी तबीयत एक सी हो। दोस्ती पूरी तरह मुकम्मल और पायदार हो सकती है। दोस्तों में हर एक का असर दूसरों पर पड़ता है, इसीलिए दोस्ती में इस्लाह की गुंजाइश बहुत कम है। मेरी राय में किसी एक शख्स से एक जान दो कालिब हो जाने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान पर बनिस्बत नेकी के बदी का असर जल्द पड़ता है। और जो शख्स खुदा का दोस्त होना चाहता है, उसे लाजिम है कि या तो अकेला रहे या सारी दुनिया से दोस्ती करे। मुमकिन है कि मेरी राय गलत हो, मगर मुझे तो कलबी दोस्त पैदा करने में नाकामी हुई। मतलब गांधी जी ने ये अपना खुद का तजुर्बा बयान किया है कि हो सकता है मेरी राय गलत हो, लेकिन कलबी दोस्त पैदा करना गलत है। क्योंकि अगर दोस्ती करनी है तो ऐसी दोस्ती करो जहाँ पर आपका रूहानी इत्तेहाद हो, है ना। क्योंकि इंसान के ऊपर नेकी से ज़्यादा बदी का असर जल्दी पड़ता है, इसलिए बोलते हैं ना, गलत सोहबत में मत बैठो, हमेशा अच्छी सोहबत में बैठो, क्योंकि सोहबत से ही सब कुछ होता है। तो दोस्त भी बनाओ, अच्छे बनाओ, बुरे नहीं बनाओ। और अगर उसको दोस्त बनाते हो तो उसकी बुरी आदतें सुधारने की कोशिश करो, ना कि उसकी बुरी आदतें खुद में अपनाओ। आगे पढ़ते हैं। जिन दिनों मेरी मुलाकात उस दोस्त से हुई, राजकोट में रिफॉर्म का बड़ा जोर था। उसने मुझे बताया कि हमारे बहुत से उस्ताद छुपकर शराब और गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। उसने राजकोट के बहुत मशहूर आदमियों के नाम भी लिए जो उस जमात में शरीक थे। उसने कहा कि इस ज़ुमरे में हाई स्कूल के बाज़ लड़के भी हैं। मुझे ये सुनकर ताज्जुब और रंज हुआ, यानी इस दायरे के अंदर इन सारी आदतों में अपने दूसरे और भी जो स्कूल के तलबा हैं वो भी शामिल हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और बहुत गम भी हुआ। मैं बुज़दिल भी था। मुझे हर वक्त चोरों, भूतों और सांपों का खुटका रहता था। रात को घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत न पड़ती थी। अंधेरे से मेरी रूह फना होती थी। मेरे लिए अंधेरे में सोना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि मुझे वहम होता था कि एक तरफ से भूत चले आ रहे हैं, दूसरी तरफ से चोर, तीसरी तरफ से सांप। बगैर कमरे में रोशनी रखे मुझे सोते न बनता था। मैं अपने मैं अपने खौफ को अपनी कमसिन बीवी पर क्यों कर ज़ाहिर करता। कमसिन यानी जो कम उम्र की बीवी थी उनकी, ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी बीवी की। मैं जानता था कि उनमें मुझसे ज़्यादा हिम्मत है और मुझे अपने ऊपर शर्म आती थी। उन्हें सांपों और भूतों का कोई डर न था। वो अंधेरे में हर जगह चली जाती थीं। मेरे दोस्त को मेरी इन कमज़ोरियों का हाल मालूम था। वो कहता था कि मैं ज़िंदा सांप हाथ पर रख सकता हूँ, चोरों का मुकाबला कर सकता हूँ और भूतों का कायल ही नहीं। मेरे एक अजीज़ को और मुझे सिगरेट पीने का चस्का लग गया। ये बात न थी कि हम इस आदत को अच्छा समझते हों या सिगरेट की खुशबू पर रीझे हों। हमें तो सिर्फ मुंह से धुआं निकालने में ख़याली लुत्फ़ आता था। मेरे चचा इसके आदी थे और जब हम उन्हें सिगरेट पीते देखते थे तो हमारा जी चाहता था कि उनकी तरह हम भी पिएं, मगर हमारे पास दाम तो थे नहीं, यानी पैसे नहीं थे। इसीलिए हमने इब्तिदा इस तरह की कि हम सिगरेट के टुकड़े जो हमारे चचा पीकर फेंक देते थे, चुरा लेते थे। फिर गांधी जी कह रहे हैं, मगर ये टुकड़े हर वक्त नहीं मिल सकते थे और उनसे धुआं भी ज़्यादा नहीं निकलता था। इसीलिए हमने नौकरों के जेब खर्चे में से पैसे चुराना शुरू किए कि हिंदुस्तानी सिगरेट खरीदें। मगर मुसीबत ये थी कि उन्हें रखें कहाँ, क्योंकि जाहिर है कि हम बड़ों के सामने तो सिगरेट पी नहीं सकते थे। चंद हफ्ते तक तो हम किसी न किसी तरह उन चुराए हुए पैसों से काम चलाते रहते। इस अरसे में हमने सुना कि एक दरख्त की डाल में मसामात होते हैं और उसके टुकड़े सिगरेट की तरह पिए जा सकते हैं। हम उन्हें ले आए और पीना शुरू कर दिया। मसामत यानी जैसे जल्द के बारीक एक सुराख जिनसे पसीना निकलता है, वो। लेकिन इन चीज़ों से हमारी तसल्ली ना होती थी। आज़ादी ना होना हमें खलने लगा। हमसे ये बर्दाश्त ना होता था कि हम बग़ैर बड़ों की इजाज़त के कुछ ना कर सकें। आखिर ज़िंदगी से मुतनफ़िर होकर, यानी ज़िंदगी से नफ़रत करके, हमने ख़ुदकुशी की ठान ली। मगर अब ये सवाल था कि ख़ुदकुशी कैसे की जाए। ज़हर खाएं तो ज़हर कहाँ से लाएं। हमसे किसी ने कहा कि धतूरे के बीज ज़हर कातिल हैं, यानी ज़हर हैं। हम दौड़े हुए जंगल में गए और बीज ले आए। हमने शाम के वक्त उस काम के लिए मुबारक समझा। हम केदार मंदिर में गए, वहाँ के चिराग में घी डाला, दर्शन लिए और कोई सूनी जगह ढूंढने लगे। मगर हमारी हिम्मत ने जवाब दे दिया, फ़र्ज़ करो कि हम फ़ौरन ना मरें, और आखिर मरने से फ़ायदा ही क्या। आज़ादी नहीं है तो ना सही, इस हालत को क्यों ना बर्दाश्त करें। फिर भी हम दो तीन बीज निकल ही गए। हम दोनों मौत से डर गए और हमने तय किया कि राम जी मंदिर जाकर हवास दुरुस्त करें और ख़ुदकशी का ख्याल छोड़ दें। मुझे मालूम हो गया कि ख़ुदकशी करना इतना सहल नहीं, यानी आसान नहीं, जितना इसका इरादा करना।
اور اس دن سے جب کبھی میں سنتا ہوں کہ فلاں شخص خودکشی کی دھمکی دے رہا ہے تو مجھ پر بہت کم اثر ہوتا ہے۔ خودکشی کے خیال کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہم دونوں نے سگریٹ کے ٹکڑے پینا اور سگریٹ کے لیے نوکروں کے پیسے چرانا چھوڑ دیا۔ جب سے میں بالغ ہوا ہوں مجھے کبھی تمباکو پینے کی خواہش نہیں ہوئی، اور میں اس عادت کو تہذیب کے خلاف، صفائی کے خلاف اور مضر سمجھتا ہوں، یعنی تکلیف دہ سمجھتا ہوں۔ یہ بات میری سمجھ میں کبھی نہ آئی کہ ساری دنیا میں لوگ تمباکو پینے پر کیوں جان دیتے ہیں۔ مجھ سے تو ریل کے ڈبے میں جہاں تمباکو پینے والے بھرے ہوں نہیں بیٹھا جاتا، میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ لیکن اس سے کہیں بڑی چوری کا میں کچھ دن بعد مرتکب ہوا۔ جب میں نے پیسے چرائے تو میری عمر 12-13 سال کی، بلکہ اس سے بھی کم تھی۔ مرتکب مطلب قصوروار تھا۔ دوسری چوری کے وقت میں 15 برس کا تھا۔ اس بار میں نے اپنے گوشت کھانے والے بھائی کے بازو بند سے ایک سونے کا ٹکڑا چرایا۔ یہ بھائی 25 روپے کے مقروض تھا، یعنی قرض میں تھا۔ وہ بازو پر خالص سونے کا بازو بند باندھا کرتا تھا۔ اس میں سے ایک ٹکڑا کاٹ لینا کوئی مشکل بات نہ تھی۔ چنانچہ ایسا کیا گیا کہ قرض ادا ہو گیا، لیکن اتنا سنگین جرم تھا کہ مجھ سے کسی طرح برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے عہد کر لیا کہ پھر کبھی چوری نہ کروں گا۔ میرا یہ بھی ارادہ ہوا کہ اپنے والد کے سامنے جرم کا اعتراف کر لوں، مگر ہمت نہ پڑتی تھی۔ یہ بات نہ تھی کہ مجھے والد کے ہاتھ سے مار کھانے کا ڈر ہو۔ جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے ہم لوگوں کو کبھی نہیں مارا۔ خوف تھا تو یہ کہ انہیں بہت دکھ ہوگا۔ آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ میں اعتراف نامہ لکھ کر اپنے والد کو دوں اور ان سے معافی کی درخواست کروں۔ میں نے سارا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا اور خود لے جا کر انہیں دیا۔ اس رقعے میں نے نہ صرف اپنے جرم کا اعتراف کیا بلکہ یہ خواہش بھی کی کہ مجھے اس کی کافی سزا دی جائے، اور آخر میں ان سے درخواست کی کہ میرے قصور کے بدلے وہ اپنا دل نہ کڑھائیں۔ میں نے اس بات کا عہد کیا کہ پھر کبھی چوری نہ کروں گا۔ میں نے اعتراف نامہ انہیں دیا تو میں کانپ رہا تھا۔ وہ ان دنوں ناسور میں مبتلا تھے اور صاحب فراش تھے، ایک کھرے تخت پر لیٹے رہتے تھے۔ میں نے رقعہ انہیں دے دیا اور چوکی کے سامنے بیٹھ گیا۔ انہوں نے اسے اول سے آخر تک پڑھا اور موتیوں کے قطرے ٹپ ٹپ ان کے رخساروں پر اور کاغذ پر گرنے لگے۔ دم بھر وہ آنکھیں بند کر کے سوچتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے رقعہ پھاڑ کر پھینک دیا۔ وہ اسے پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے تھے اور اب پھر وہ لیٹ گئے۔ میں بھی رونے لگا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ انہیں کیسا دکھ ہے۔ اگر میں نقاش ہوتا تو آج اتنے دن کے بعد بھی پورے منظر کی تصویر کھینچ دیتا۔ اس واقعے کی یاد میرے دل میں اب تک تازہ ہے۔ ان محبت کے موتیوں نے میرے دل کو پاک کر دیا اور میرے گناہ کو دھو ڈالا۔ اس محبت کو وہی خوب جانتا ہے جس نے اس کا لطف اٹھایا ہے۔ یہ میرے لیے اہنسا کا عملی سبق تھا۔ اس وقت تو مجھے اس میں سوائے باپ کی محبت کے کچھ نظر نہ آتا تھا، مگر آج میں جانتا ہوں کہ یہ خالص اہنسا ہے۔ جب یہ اہنسا ہمگیر ہو جاتا ہے، ہمگیر مطلب جو سب پر چھا جاتا ہے، تو جس چیز کو چھوتا ہے اس کی کایا پلٹ دیتا ہے، اس کی قوت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس طرح کا شاندار عفو میرے والد کی طبیعت سے بعید تھا، یعنی ایسی معافی میری والد کی طبیعت سے دور تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ خفا ہو جائیں گے، سر پیٹ لیں گے، مجھے سخت سست کہیں گے، لیکن ان کا سکون دیکھ کر حیرت ہوتی تھی، اور یقین اس کی وجہ یہی تھی کہ میں نے صاف صاف اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ گناہ کا پورا اعتراف، آئندہ سے اس سے باز رہنے کا عہد، ایسے شخص کے سامنے جو انہیں قبول کرنے کا اہل ہے، توبہ کی خالص ترین صورت ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے اس اعتراف سے والد کو میری طرف سے پورا اطمینان ہو گیا کہ انہیں مجھ سے جو محبت تھی وہ انتہا بڑھ گئی۔ سمجھ میں آیا؟ سید عابد حسین نے اس پوری آپ بیتی کا ترجمہ کیا ہے جو آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھ کر سنایا۔ تو اس کے جو نوٹس ہیں بچوں میں آپ کو PDF کے ذریعے سینڈ کر دوں گی، یا پھر آپ ڈسکرپشن باکس سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی۔ نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے اگلا چیپٹر۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔